हमारे मोहल्ले में ज़ीशान नामी एक नौजवान नशेई रहता था। हर कोई उसे नफरत की निगाह से देखता था। वो हर वक्त नशे में धुत रहता। 2 महीने पहले वो घर से गायब हुआ था। बहुत तलाश किया, ना मिला। एक दिन उसकी डेड बॉडी घर में आई। बताया गया कि ये गाड़ी की टक्कर लगने से मर गया है। जनाजे का ऐलान हुआ, लेकिन कोई भी उसका जनाजा पढ़ने न गया। मेरे मोहल्लेदार था, मैं जनाजा पढ़ने चला गया, लेकिन जैसे ही उसकी कब्र खोदी गई तो कब्र से तेज खुशबू आने लगी। तहकीक की तो ये अजीब राज फाश हुआ कि अम्मी ऐसा करे कि एक प्लेट में बिरयानी डाल कर मुझे दे दे, मैं जीशान को दे आता हूँ। वो बेचारा भूखा होगा। उसके भैया भाभी तो उसका कोई ख्याल ही नहीं रखते। पड़ोसी होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम अपने गरीब और बेआसरा पड़ोसी का ख्याल रखें। मैंने कहा तो अम्मी गुस्से भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। परवेज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि उस जीशान से दूर रहा करो। उसके साथ रहने से तुम्हारा नाम भी खराब होगा, और वैसे भी तुम मोहल्ले वालों को जानते हो, कोई भी उससे बोलना पसंद नहीं करता। अगर किसी ने तुम्हें उसके साथ देख लिया तो फिर तुम्हारा रिश्ता भी खतरे में पड़ जाएगा, जो मैंने बड़ी मुश्किल से किया है। मेरी इतनी सी बात पर अम्मी ने तो मुझे पूरी तकरीर ही सुना दी। मैं अजीब मुंह बनाकर अम्मी को देख रहा था। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों मोहल्ले की जहल औरतों की तरह बात कर रही हैं? मैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता था। आपको ख्याल करना चाहिए। वो बेचारा लड़का मेरी ही उम्र का है और इस वक्त रुल रहा है। हम उसका एहसास नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया था, लेकिन फिर भी अम्मी के साथ तहम्मुल मिजाजी के साथ बात कर रहा था। मैं उनके साथ बदतमीजी तो नहीं कर सकता था, और वो भी अपने मोहल्लेदार जीशान के लिए। बस करो परवेज, तुम क्यों उसकी इतनी साइड ले रहे हो? अब तो मुझे भी ये शक होने लगा है कि कहीं तुम उसके साथ वक्त तो नहीं गुजार रहे। अम्मी ने कहा तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अजीब नजरों से मुझे देख रही थी कि जैसे मैं भी जीशान के साथ मिलकर नशे पर लग गया हूँ। अम्मी प्लीज छोड़ें इन बातों को। मुझे एक प्लेट में बिरयानी डाल कर दे, मैं उसके घर दे आता हूँ। उसके बाद आपसे बात करूंगा। मैं किचन में खड़ा अम्मी से जिद कर रहा था, लेकिन वो थी कि मेरी बात मान ही नहीं रही थी। फिर मेरी जिद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और कहा कि जाके खुद ही एक प्लेट में जरा सी बिरयानी डाल लो। जब अम्मी ने जरा सी कहा तो मेरा कहका निकल गया। वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी और न जाने मुझे क्यों हंसी आ रही थी। मैंने प्लेट भरकर बिरयानी डाली और ऊपर दूसरी प्लेट से कवर करता हुआ अम्मी की आंखों से बचाकर किचन से बाहर निकल आया। मैं सहन से होता हुआ गली पर निकल आया था। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। मगरिब की नमाजें भी पढ़ी जा चुकी थी, लेकिन गर्मियों के दिन थे, इसलिए जल्दी अंधेरा नहीं होता था। वैसे तो मेरे और जीशान के घर के दरमियान में बस एक दीवार ही थी, लेकिन उनका गेट दूसरी गली में खुलता था, इसलिए मुझे एक बड़ा सा चक्कर काट कर उसके घर जाना था। मैं गली में चलता जा रहा था। 3-4 मिनट के अंदर ही मैं उसके गेट पर पहुंच गया। उससे पहले कि मैं गेट बजाता, वो दरवाजे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। मुझे देखकर वो हंसने लगा। शिव भरी हुई थी और चेहरा भी मैला कुचैला सा लग रहा था। कपड़ों से तो लग रहा था कि उसने एक हफ्ते से कपड़े बदले ही नहीं है। मुझे उसे देखकर बड़ा अफसोस होता था, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही
बड़े हुए थे और मैं उस वक्त से उस पर निगाह रखे हुए था जिस वक्त वो नशे की तरफ जा रहा था। ये एक लंबी कहानी थी जिसे मैं सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन बार बार मेरे जहन में ये ख्यालात आ जाते थे। मेरे हाथ में प्लेट देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखें तो ऐसे चमक रही थी कि जैसे उसने कारवां का खजाना लूट लिया हो। मैंने प्लेट उसे थमाई और कहा कि बर्तन बाद में लुटा देना। वो मेरी तरफ देखने लगा। नहीं नहीं परवेज, तुम ऐसा करो कि यहीं पर रुक जाओ, मैं अभी प्लेट खाली करके ले आता हूँ, वरना तुम्हारी अम्मी नाराज होगी। मैं जानता हूँ कि उन्हें तुम्हारा मुझसे यूं मिलना जुलना पसंद नहीं है, जिशान ने कहा तो मैं खामोश हो गया। मैं तो समझ रहा था कि वो इस बारे में नहीं जानता, लेकिन शायद हमारे घर साथ साथ थे और हमारे घर में एक दूसरे की आवाजें भी आ जाती थी, तो शायद उसने अम्मी की बातें सुन ली थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया। वो घर के अंदर चला गया और फिर जब बाहर आया तो उसके हाथ में शापर देखकर मैं हैरान रह गया। उसने वो प्लेट शापर में अंडेल ली थी। उसने बगैर धुली हुई प्लेटें मेरे हवाले की और बिना कुछ कहे अपने घर से बाहर निकल गया। उसके घर में उसके भैया भाभी के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। एक जिशान ही था जिसकी जिंदगी तबाह होती जा रही थी। मैं उसे रोकना चाहता था और समझाना चाहता था कि वो ये नशा छोड़ क्यों नहीं देता, लेकिन वो गली में चलता चलता बहुत आगे तक चला गया था और मैं वहीं पर खड़ा उसे देख रहा था। न जाने क्यों मेरी आंखें नम हो रही थी। हमने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ गुजारा था। वो मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन एक मोहल्ले में रहने की वजह से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो गई थी। मैं जानता था कि इस नशे को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। वो पिछले 7-8 साल से नशे पर लग चुका था। जब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में चल बसे तो उसी वक्त ही उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। उसका भाई उस वक्त बड़ा था और उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन वो बेचारा उस वक्त इतना बड़ा नहीं था कि खुद को संभाल पाता और फिर गलत दोस्तों की सोहबत ने उसे इस दोराहे पर ला खड़ा किया कि अब उसे कोई होश ही नहीं होता था कि इर्द गिर्द के लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। एक जमाना था जब वो अच्छा पढ़ता लिखता था और खुद को साफ सुथरा रखता था, लेकिन अब तो मुझे लगता था कि वो हफ्ता हफ्ता नहाता भी नहीं है। इसी के बारे में सोचते सोचते मुझे वहीं पर 10-15 मिनट लग गए। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पागलों की तरह यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, तो मैं उसी वक्त ही चल निकला। 4-5 मिनट के अंदर ही मैं घर पहुँच गया। मैंने भी अभी खाना नहीं खाया था और आज तो अम्मी ने मेरी फेवरेट बिरयानी बनाई थी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन पहले मुझे जिशान का ख्याल आया था और अब मैंने वो फर्ज भी पूरा कर दिया था। मैंने अम्मी से कहा तो वो कहने लगी कि मैं खुद ही ले लूं। मैं जानता था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बिरयानी बना दी थी, यही बड़ी बात थी, और वैसे भी वो मुझसे नाराजगी का इजहार कर रही थी। उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि मैं उसे बिरयानी दे आऊं, लेकिन न जाने अब क्यों मुझे लग रहा था कि वो मुझसे नाराज हैं। मैंने सोचा कि खाना खाने के बाद ही उनसे खुलकर बात करूंगा कि मेरा जिशान से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जिसकी वजह से वो परेशान हो रही है। मुझे तो बस उससे इंसानियत के नाते ही हमदर्दी थी, उसके अलावा हमारे दरमियान और कोई बात नहीं थी। मैंने प्लेट में बिरयानी डाली और मजे से खाने लगा। मैं अपने माँ बाप का अकलौता
इकलौता बेटा था। मेरे घर में अम्मी, अब्बू और दादी रहते थे। हम 4 लोग ही थे जो इतने बड़े घर में रह रहे थे। मेरी अम्मी ने मेरी ही पसंद से एक जगह मेरा रिश्ता किया था। वो लड़की मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी, जिसे अब मेरी मंगनी हो चुकी थी। खून का तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल का रिश्ता था। मैं उसे दिल से चाहता था। मेरे चाहने पर ही अम्मी वो मंगनी कर आई थी। हालांकि वो चाह रही थी कि मैं अपने मामू की बेटी से शादी करूं, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं था। दिल के नाते तो फिर दिल के नाते होते हैं, और मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर ही महजबीन से मंगनी की थी। उसका घर हमारे घर से बहुत ज्यादा फासले पर था। गर्ज के हम कभी कभार एक दूसरे को किसी फंक्शन या किसी शादी वगैरह में ही देखते थे। हमारी काल पर भी कोई बात नहीं होती थी। वो जरा मजहबी किस्म की लड़की थी। जब भी वो घर से बाहर निकलती तो खुद को बुर्के में छुपा लेती थी। इसलिए मंगनी के बाद हमारे दरमियान कोई भी बातचीत या कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। बस हमारी 6-7 माह के अंदर शादी होने वाली थी। मैंने सोचा कि एक दफा शादी हो जाए, उसके बाद ही सारी बातें और मोहब्बत का इजहार कर लूंगा। खाना खाने के बाद मैं दादी के कमरे में गया। वो जाए नमाज पर बैठी तस्बीहात पढ़ रही थी। अम्मी ने उनके लिए अलग से सादा रोटी बनाई थी, क्योंकि वो चावल नहीं खाती थी। वो तस्बीहात पढ़ रही थी। मैं अपनी दादो से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। दादो मसरूफ थी, इसलिए मैं उनके कमरे से बाहर निकल आया। सर्दियों की रात थी, लेकिन फिर भी मैं सहन में इधर से उधर टहल रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दरवाजा खोलने के लिए पहुंच गया। मुझे पता था कि अब्बा ही होंगे। वो रात के जनरल स्टोर से वापस आते थे। मैंने दरवाजा खोला तो अब्बा घर के अंदर आ गए। उनके हाथ में सौदा शेल्फ के कुछ थैले थे। मैंने वो उनके हाथ से लिए और किचन में रख दिए। अब्बा भी कमरे में चले गए थे। मैंने सोचा कि अब्बा और अम्मा से एक साथ ही बात कर लूंगा। थोड़ी देर बाद अम्मा ने मुझे आवाज दी कि मैं अब्बा के लिए भी खाना ले आऊं। तो मैं खाना लेकर कमरे में पहुंच गया। वो दोनों मियाँ बीवी सोफे पर बैठे आपस में न जाने क्या बातें कर रहे थे कि मुझे देखकर खामोश हो गए। वाह भाई, मुझसे क्या बातें छुपाई जा रही हैं? मुझे भी तो बताएं क्या बातें हो रही थी। मैंने चहचहाते हुए कहा तो अम्मी ने मेरे कंधे पर हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। बदतमीज, ऐसी बात करते हैं माँ बाप से? हमारी अपनी बात थी। तुम बताओ क्यों यहाँ पर चूंच लड़ाने के लिए आ गए हो? अम्मी के अंदाज से मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरी शादी वगैरह के बारे में ही कोई बात कर रहे थे, इसलिए आप मुझे खामोश रहने का कह रही थी। अम्मी, अगर आप मेरी शादी फिर से डिले करने लगी हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 6 महीने से ज्यादा इंतजार नहीं करूँगा। आप बहाने बनाना छोड़ दे। मैं उसी पुराने कमरे में ही अपनी दुल्हन ले आऊंगा। आप नए घर बनाने के बारे में न सोचे। मैंने अम्मी से कहा तो अम्मी मुस्कुराने लगी। तुम्हें कैसे पता चला? कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि अम्मी और अब्बू के दरमियान कोई खिचड़ी पक रही है। वो चाह रहे थे कि मेरे लिए अलहदा से नया घर बनाया जाए, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं महजबीन को इसी कमरे में ही ब्याह कर ले आऊंगा। मेरा बड़ा सा कमरा था। मैंने सोच रखा था कि मैं शादी से पहले कमरे को अच्छे से रिनोवेट करवा लूंगा, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, देखना ना, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। मुझे भी समझ आ गई है कि आप लोगों के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। अब मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया है, उसके बाद मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं ये कहता मुस्कुराता हुआ उनके कमरे से बाहर निकल
निकल आया। मैं बरामदे में आ चुका था। अब भी मुझे उन दोनों के हंसने की आवाजें आ रही थी। कभी कभी मेरा दिल बेताब हो जाता कि मैं महजबीन से बात करूं, लेकिन आज तक हमारी बात हो ही नहीं पाई थी और ना ही कोई चांस था। मैं दोबारा से सहन में इधर से उधर टहलने लगा था। मैंने मोबाइल पर FM ऑन कर रखा था। मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा था जो मैं रात 10 बजे तक सुनता था। वही सुनते सुनते इधर से उधर चलते फिरते 9:30 हो गए। अचानक से मुझे किसी के लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी। जैसे ही मैंने गौर किया था तो वो आवाजें जीशान के घर से ही आ रही थी। दोनों घरों के दरमियान वाली दीवार भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। मैं दीवार की तरफ भागा क्योंकि मुझे जीशान के रोने की आवाजें आ रही थी। मैं जानता था कि उसका भाई उस पर तशद्दुद कर रहा होगा। उसके भाई बेचारे का भी कोई कसूर नहीं था। वो भी उसे समझाता रहता था कि वो नशा छोड़ क्यों नहीं देता। मैंने दीवार से ऊपर देखा। नीचे मैंने कुर्सी रख ली थी तो मुझे सारा मंजर साफ दिखाई देने लगा था। जीशान का बड़ा भाई उसे मार रहा था और उसकी भाभी भी पास ही खड़ी कह रही थी कि निकाल दो इसे घर से। इस बदतमीज को मैं अपने घर में रखना भी नहीं चाहती। इसकी वजह से सारे मोहल्ले में हम बदनाम होकर रह गए हैं। कभी रात गए नशे की हालत में किसी के घर घुस जाता है तो कभी किसी की माँ बहन को छेड़ देता है। समझाओ इसे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी भाभी की बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। भले ही वो सच था लेकिन कड़वा था। वो सच्ची कह रही थी। अक्सर ही नशे में वो इतना धुत हो जाता कि किसी के भी घर में घुस जाता, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले उससे शदीद नफरत करते थे और अपने घरों के दरवाजे भी बंद रखते थे। उसके भाई उसे पीट रहे थे और जीशान बच्चों की तरह रो रहा था। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मेरा दिल चाहा कि यहीं से कूद कर जाऊं और उसे बचा लूं, लेकिन किसी की प्राइवेसी में घुसना अच्छी बात नहीं थी। इसलिए मैं वहां से नीचे उतर आया। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस बार उसने क्या कर दिया है। मैं अपने सहन में ही था कि मुझे आवाजें आई कि उसका भाई कह रहा था कि अगर दोबारा अमीन साहब ने तुम्हारी शिकायत लगाई तो मैं तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। उसके बाद रुलते रहना, सड़कों पर इधर उधर, घर मत आना। आज तो तुम उनके घर में घुस गए, अगर दोबारा तुमने ये हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। यानी कि जीशान आज अमीन साहब के घर में घुस गया था। मुझे जीशान पर भी गुस्सा आने लगा कि आखिर वो कुछ समझता क्यों नहीं है। मैंने सोचा कि मैं कल उससे जरूर बात करूंगा कि आखिर उसके साथ मसला क्या है। वो क्यों बड़ों की बातों को नहीं समझता और क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मैं चलते फिरते थक गया। रात के 10 बज रहे थे। प्रोग्राम भी खत्म हो गया तो मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा। ये 6 माह मुझ पर पहाड़ की तरह थे जिन्हें अभी मैंने सर करना था। महजबीन के घर वालों ने ही कहा था कि उन्हें 1 साल का वक्त चाहिए, जिसमें से 6 महीने गुजर चुके थे और 6 महीने अभी बाकी थे। मैं कमरे में आया और आते साथ ही बिस्तर पर दराज हो गया तो बहुत जल्द मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। मैं नाश्ता किए बगैर भागते भागते यूनिवर्सिटी गया था। मेरे आखिरी सेमेस्टर के पेपर कुछ ही दिनों में होने वाले थे। उसके बाद मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना था। वैसे तो पापा कह रहे थे कि मैं उनके
साथ जनरल स्टोर संभालूं, लेकिन मैं सोचा था कि मैं अपनी पढ़ाई को यूं ज़ाय नहीं करूंगा, बल्कि कोई अच्छी सी जॉब करूंगा। अम्मी से लड़ झगड़ कर मैं यूनिवर्सिटी आ गया। वो मुझे डांट रही थी कि मैं नाश्ता क्यों नहीं कर रहा। मैं उनसे क्या कहता कि आज मेरी असाइनमेंट थी जो मैंने बनाई नहीं थी। मैंने सोचा कि वहीं पर जाकर बना लूंगा, और मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि सर नहीं आए हुए थे, इसलिए 10-15 मिनट के अंदर ही वो छोटी सी असाइनमेंट मैंने बना ली। मैं यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा मसरूफ रहा। जब घर लौटा तो रास्ते में ही मुझे जीशान मिल गया। मैं बाइक पर आ रहा था और वो पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और शक्ल ऐसी हो रही थी कि देखने से ही कराहत आती थी। मैंने अपनी बाइक वहीं पर रोक दी। जीशान रुको, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने उसे आवाज दी तो वो वहीं पर रुक गया, लेकिन मेरे पास न आया। मैंने बाइक फिर से थोड़ा सा आगे की और उसके पास जा खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो रही थी। लग रहा था कि वो नशा करके जा रहा है, लेकिन वो था अपने होश व हवास में। न जाने वो कौन कौन सा नशा करता था, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन अक्सर औकात ही वो नशे की हालत में चल फिर रहा होता था। जीशान, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। तुमने FSC कंप्लीट कर ली होती और आगे पढ़ाई शुरू कर दी होती तो आज तुम्हारी ये हालत न होती। मेरे भाई, क्यों तुम खुद को अजियत दे रहे हो? आखिर तुम्हें किस चीज का दुख है? मैं ये कह तो बैठा था, लेकिन अब खुद ही शर्मिंदा सा हो रहा था। मैं जानता था कि उसे अपने माँ बाप के जाने और उसके बाद भाई के बिगड़ते मूड का ही दुख है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। परवेज, मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था, लेकिन आज तुमने बिल्कुल ही पागलों वाली बात की है। वो मुस्कुराहट के साथ बोला तो मैं हैरान रह गया। न जाने वो क्या कहना चाहता था। जीशान, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कौन सी गलत बात कह दी? मैंने ये कहा तो वो वहां से चल दिया और कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उसकी बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। शायद वो यही कहना चाहता था कि मैं जानबूझकर क्यों उससे ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं भी उसके पीछे न गया। मेरे घर का दरवाजा करीब ही था। मैंने बैक दरवाजे के अंदर कर दी। वो मुझे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं घर आया। आते साथ सबसे पहले मैंने खाना खाया। नाश्ता भी मैंने नहीं किया था, इसलिए बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया और मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए। मैंने पूरी दिलजमी के साथ पेपर दिए, क्योंकि मैं अच्छा रिजल्ट चाहता था और अच्छा रिजल्ट एक ही सूरत में आना था कि अगर मैं पढ़ाई अच्छी करूं। खुदा का शुक्र है कि मेरे एग्जाम अच्छे हो गए। 15 दिन एग्जाम चले थे। इस दौरान मैंने जीशान को देखा भी नहीं था। मैं ज्यादा देर घर पर रहता और बस यूनिवर्सिटी के लिए ही घर से बाहर निकलता था। आज मेरे पेपर खत्म हुए। मैं लास्ट पेपर देकर घर लौट रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जीशान से मिलूं और उसकी हालत के बारे में भी पूछूं कि आजकल वो क्या कर रहा है, क्या उसने नशा छोड़ दिया या नहीं। लेकिन वो मुझे गली में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं फ्रेश होने के बाद दोबारा उससे राब्ता करने की कोशिश करूंगा। मैं घर गया तो जाते साथ ही मुझे नींद आ गई। पूरे 15 दिन की थकावट थी। इन 15 दिनों में मैं बहुत कम सोया था। जब मैं सोया तो फिर मेरी आंख अम्मी की डांट की वजह से खुली। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। मुझे हैरत हुई कि मैं इतनी देर कैसे सोता रहा हूँ। शायद थकावट ही इतनी थी कि कुछ मालूम नहीं हुआ था। भूख भी सता रही थी। मैंने खाना खाया और छत पर पहुँच गया। छत से उनका घर साफ दिखाई देता था। मैंने देखा कि उसके भैया भाभी भी
सहन में बैठे शायद कोई फास्ट फूड खा रहे थे और वो कहीं पर भी मौजूद नहीं था। मैं सहन में निगाह दौड़ाने लगा कि वो मुझे कहीं नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। शुक्र है चला गया कम वक्त। जब उसकी भाभी ने कहा तो मेरे कान खड़े हो गए। मुझे लग रहा था कि वो जीशान के बारे में बात कर रहे हैं। उसका भाई आगे से कुछ नहीं बोला था, बस मुस्कुराता जा रहा था। लाइट जल रही थी, इसलिए उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट मैं अच्छे से देख सकता था। मेरा दिमाग फटने लगा कि आखिर जीशान कहाँ चला गया है। मुझे लग रहा था कि उन्होंने उसे घर से निकाल दिया है या फिर कुछ ऐसा कहा कि वो खुद ही नाराज होकर घर छोड़ कर चला गया, क्योंकि हर वक्त ही वो उसे यही धमकियां देते रहते थे कि वो उसे घर से निकाल देंगे या फिर गुस्से में कहते थे कि निकल जाओ हमारे घर से। हालांकि घर में उसका भी तो हिस्सा था। गर्ज के सारे मोहल्ले के सामने वो बहुत बुरा था, लेकिन मैं उसे अंदर से जानता था। मैं जानता था कि वो अंदर से टूटा हुआ है, इसलिए ही ऐसी हरकतें करता है। मोहल्ले वाले तो उसे देखना ही नहीं चाहते थे। मोहल्ले वालों का भी कसूर नहीं था कि किसी को मंजूर होता कि जवान बहन बेटियों की मौजूदगी में वो उनके घर में घुस जाए। ये तहजीब और अदब के भी खिलाफ था, लेकिन उसे कहाँ नशे में ये सब याद रहता। नशे में उसे कोई होश नहीं होता था, लेकिन जब वो नशे में नहीं होता था तो उस वक्त बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। मैं उसे जानता था, इसलिए ही मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लोग उसे बुरा भला कहें या उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करें। अब मुझे एहसास हो रहा था कि वो क्यों मुझे इतने दिनों से दिखाई नहीं दिया। वो जा चुका था और मैं जानता भी नहीं था। मैंने सोचा कि बातों बातों में कल उसके भाई से कुछ न कुछ तो उगलवा ही लूंगा। मैं छत से नीचे आ गया और अपना प्रोग्राम सुनने लगा, जो मैंने इतने दिनों से नहीं सुना था। आज मेरी आजादी का दिन था, लेकिन मैं जीशान की वजह से परेशान भी था कि न जाने वो कहाँ है। रात गुजर गई और फिर जब सुबह हुई तो मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ। आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, बल्कि अब कभी भी नहीं जाना था। मैं बिल्कुल फ्री था। मैंने सोचा था कि एक माह घर पर आराम करूंगा और उसके बाद कोई अच्छी सी नौकरी देखूंगा। मैं नाश्ता वगैरह करके गली पर निकल आया। आज वैसे भी इतवार का दिन था, बाकी लड़के वगैरह भी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं भी वहीं पर आकर उनके साथ क्रिकेट खेलने लगा। थोड़ी देर बाद जीशान के घर का दरवाजा खुला और उसका भाई बाहर आता दिखाई दिया। वो बाइक पर कहीं जाने लगा था। मैं बहाने से उसके पास पहुंचा और इधर उधर की बातें करने लगा। मैं उससे उसकी जॉब वगैरह की बात कर रहा था और पूछ रहा था कि मैं भी जॉब करना चाहता हूँ, कौन सा ऑफिस अच्छा रहेगा। वो मुझे तरह तरह के मशवरे दे रहा था। बातों ही बातों में मैंने उससे जीशान के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर नागवारी आ गई। हाँ यार परवेज, वो एक हफ्ते पहले ही घर छोड़ कर चला गया है। नशे की हालत में था। मैंने बस इतना कहा कि अगर दोबारा तुमने नशा किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो वो उसी वक्त ही घर से चला गया। मैंने सोचा कि बाद में वापस आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक वापस ही नहीं आया। पूरा हफ्ता हो गया है। मैं खुद उसकी वजह से परेशान हूँ। उसके भाई ने कहा तो मेरे दिमाग ही घूम गया। पूरा हफ्ता हो गया था और अब तक उसके भाई ने उसे ढूंढा भी नहीं था। अकरम भाई, क्या आपने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? वो पूरे एक हफ्ते से गायब है और आप आराम से अपने घर में रह रहे हैं। मुझे जरा सा गुस्सा आ गया था, जो मेरी बात में भी झलक रहा था। परवेज, मैं क्या करूं? मैं उसे कहां से ढूंढूं? नशेई किस्म का बंदा है, न जाने कहां चला गया हो। मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा चलो बाद में बात करेंगे,
अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। उसका भाई ये कहते हुए चला गया। मुझे हैरत हुई कि वो अपने सके भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा किसी चीज में भी दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घर के अंदर आ गया। दिन पर दिन गुजरते गए। इस वाक्य को भी मजीद एक हफ्ता गुजर गया। मैं आज भी छत पर था। असर का वक्त था। धूप खत्म हो चुकी थी। हमारी छत से सिर्फ और सिर्फ जीशान का घर ही नजर आता था। शायद उनके घर कोई मेहमान आए हुए थे। बहुत ज्यादा बच्चे थे और 2-3 खवातीन भी मुझे सहन में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। फिर जब मैंने गौर से उन बच्चों को देखा तो मैं समझ गया, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर आते रहते थे। वो जीशान की भाभी के भांजे भतीजे थे जो अब उसके घर आए हुए थे, और वो औरतें जीशान की भाभी से बातें कर रही थी और वो हंस हंस के कह रही थी कि चलो जान छूटी। मुझे तो बड़ी फिक्र होती थी कि न जाने कब तक हमारी जान खाता रहेगा। चलो अच्छा ही हुआ चला गया। वैसे हमने निकालना तो नहीं, बस खुद ही चला गया है, वो कह रही थी। और वो खवातीन बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी। अब मुझे लग रहा था कि वाकई में उन्होंने उसे निकाला नहीं है। न जाने वो कहाँ चला गया था। अब उसे गए हुए तकरीबन 15 दिन गुजर चुके थे। वक्त यूं ही गुजरता गया, क्योंकि वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता। और फिर उस वाक्य को पूरा 1 माह गुजर गया। उस 1 माह में मुझे मालूम हुआ कि उसका भाई उसे ढूंढ रहा है। वो वाकई में सीरियस होकर ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसका खून था। भले ही उसकी भाभी नहीं चाहती थी कि वो घर वापस आए, लेकिन उसका भाई चाहता था। उसने 1-2 मर्तबा मुझसे भी मदद ली थी। मैं भी उसके साथ उसे गली मोहल्लों में ढूंढता रहा था, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला था। और अब उसका भाई भी ऐसा ऐसा थकता जा रहा था। वक्त तो ऐसे गुजर रहा था कि जैसे वक्त को पहिए लग गए हों। मैं भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। मैंने जॉब शुरू कर दी थी और जॉब करते हुए भी मुझे 15 से 20 दिन गुजर गए। अब जीशान को घर से गायब हुए पूरे 2 माह गुजर चुके थे। उसका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ चला गया है, जिंदा है या नहीं। 1-2 मर्तबा मैंने मोहल्ले वालों को बात करते सुना था कि चलो अच्छा ही हुआ कि मोहल्ले से चला गया है। सबका जीना हराम कर रखा था। लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें फैला रहे थे कि कहीं गया होगा मुंह काला करने, या फिर कहीं कोने खड्डे में बैठ कर नशा पी रहा होगा। लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें फैला रहे थे। किसी को कोई परवाह नहीं थी कि ये सच है या झूठ। और फिर जब पूरे 2 माह का अरसा पूरा हुआ तो एक दिल दहिला देने वाली खबर सामने आई। उस दिन भी मैं इत्तफाकन छत पर चढ़ा हुआ था। हर तरफ शोर व गुल मच गया। लोग कह रहे थे कि जीशान की डेड बॉडी आ गई है। मुझे हैरत का झटका लगा। मैं जल्दी से नीचे उतरा और फिर गली पर निकल आया। बहुत से लोग जमा थे। एम्बुलेंस में एक बॉडी लाई जा रही थी और लोग कह रहे थे कि वो जीशान की बॉडी है। एम्बुलेंस में एक लड़का भी बैठा था जो तकरीबन मुझसे 2-4 साल बड़ा लगता था। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी भी थी। वही उसे लाया था। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसकी जेब में उसका शनाख्ती कार्ड था। इसी जरिए से उसके घर का पता मालूम किया। जीशान का भाई भी घर से बाहर निकल आया था और आंखों में आंसू लिए मोहल्ले वालों से पुरसा वसूल कर रहा था। मोहल्ले वाले हकारत से जीशान की डेड बॉडी को देख रहे थे। जीशान के भाई ने वहीं पर खड़े खड़े ही कहा कि कुछ देर के अंदर जनाजा होगा। तो सब अपने घरों में घुस गए। कोई भी उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं था। जनाजा 2 घंटे
घंटे बाद का रखा गया। जब मैं जनाजा पढ़ने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसके भाई और इमाम साहब के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। इमाम साहब की शक्ल से भी लग रहा था कि वो जबरदस्ती यहाँ पर खड़े हैं। 5-6 नमाजी और भी थे। जोहर का वक्त था। फिर उसका नमाज जनाजा पढ़ाया गया। मैं उसका जनाजा पढ़ने के लिए गया था। जनाजा पढ़ने के बाद उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। वो शख्स भी मौजूद था जो उसके साथ एम्बुलेंस में आया था। फिर उसकी कब्र खोदी गई तो उसकी कब्र से खुशबू आने लगी। खुशबू इतनी तेज थी कि हर तरफ फैल गई थी। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस जैसे नशे की कब्र से कैसे इतनी खुशबू आ सकती है जिसे अपनी पाकी का ख्याल नहीं था। तो फिर नमाजें कहाँ से पढ़ी होंगी। वो शख्स भी वहीं पर मौजूद था जो उसे लाया था और फिर वो राज फाश किया जिस पर सबको यकीन ही नहीं आया। उस शख्स ने कहा कि वो पिछले 1.5 माह से उसके साथ रह रहा था। वो शख्स हाफिज़े कुरान था। उसके पास रहते हुए उसने कुरान पाक की बहुत सी सूरतें हिफ्ज कर ली थी और अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी थी और नशा भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर उसका एक्सीडेंट हुआ और वो चल बसा। शायद अल्लाह ताला को उसकी तौबा पसंद आ गई थी। सब लोग हक्के बक्के खड़े थे। उसे दफना दिया गया। एक दिन के अंदर अंदर सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई तो सब उसकी किस्मत पर रक्श करने लगे। अब सब लोग उसको अच्छा समझ रहे थे। जब वो मनो मट्टी तले जा सोया था, वक्त तो बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था और फिर 4 भी मुकम्मल हो गए। अब मेरी शादी होने लगी थी। 1 हफ्ते की डेट रखी दी गई। 1 हफ्ता भी बड़ी जल्दी गुजर गया। वक्त तो बस गुजरता जा रहा था। फिर मेरी शादी हो गई। माँ जबीन बड़ी अच्छी थी। वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे और फिर 1.5 साल बाद उसने एक चांद जैसा बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मैंने ज़ीशान रखा। इतना अरसा गुजर चुका था। वो मनो मट्टी तले जा सोया था लेकिन मैं उसकी याद से गाफिल नहीं हुआ था। शायद सच्चे और अच्छे लोग ऐसे ही याद रह जाते हैं।